सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एस शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो इस पे अपलोड करता हूं तो आपके पास में टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो लेट अस स्टार्ट विद हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अगर विद इन इलास्टिक लिमिट आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कहने का मतलब इफ दिस इज अ बॉडी, यहां पे आपने लोड लगाया, लेट द लोड बी P, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, दिस इज A एंड लेट अस से इनिशियल लेंथ है इसकी L, फाइनल लेंथ जो इसकी इंक्रीज हुई आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज अप टू डेल्टा L। So यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा L बाई L। तो ये जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन हमें यहाँ कंडीशन का ध्यान रखना है कि ये जो आपने लोड लगाया है इट शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट। आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लगाना है कि पता लगा आपका मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, दैट इज नॉट considerable. Okay, so first thing it should be within the elastic limit, and second thing ये जो आपका हुक्स लॉ है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही वैलिड रहेगा, राइट। इसलिए this stress will be proportional to strain within the proportionality limit. Okay, अभी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इन द कमिंग लेक्चर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं म्यू से, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ हाउ इट इज वर्किंग, लेट अस से आई हैव अ सिलेंडर, initial length of the cylinder is L and now I applied a load along its axis, this is P. Due to the application of this load, the length is increased by, let us say, delta L. Okay. Initial diameter of this cylinder, it was D, right? And due to the application of this force, क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर में अलोंग इट्स लेंथ, तो ऑब्वियसली बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे आपके हाथ में रबड़ है, आप रबड़ को पकड़ के खींचिए अलोंग इट्स लेंथ, तो क्या हुआ? यू विल फील कि रबड़ की लेंथ तो इंक्रीज हो गई लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, इट मींस अल्टीमेटली जो आपके रबड़ की वॉल्यूम है दैट विल रिमेन द कांस्टेंट। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिड्यूस, इट मींस उसका जो डायमीटर था वो कम हो गया। सो इनिशियली व्हेन लोड अप्लाई नहीं किया था तब डायमीटर था हमारा D, और लोड अप्लाई करने से जो चेंज इन डायमीटर आया, लेट अस से द चेंज इन डायमीटर इज डेल्टा D. ओके, नाउ लेटरल स्ट्रेन मींस अलोंग द डायमीटर। सो लेट मी, दिस इज एप्सिलॉन D, मैं से एप्सिलॉन D से यहां पर मार्क करता हूं, represent करता हूं। So this epsilon D will be equal to change in diameter upon original diameter, right? And now second is along the length, इसका कितना change आता है? So that is longitudinal strain. Longitudinal means along the length. So this is represented by epsilon L. So this will be equal to delta L by L, right? तो पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है? पॉइजन्स रेशियो says that this mu is equal to epsilon D upon epsilon L, यानी कि डेल्टा D by D upon delta L by L. Okay, so this is your Poisson's ratio, right? Now Poisson ratio की वैल्यू हमेशा 0.3 is less than equal to mu is less than equal to 0.5, हमेशा 0.3 से 0.5 के बीच में वेरी करेगी। पॉइजन्स रेशियो कभी भी पैटर्न ऑफ लोडिंग से इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अगर आप लोडिंग का पैटर्न चेंज करेंगे तो पॉइजन्स रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल,
hence it is known as the property of the material. इसको हम क्या बोलेंगे? It is the property of material, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि पैटर्न ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है. ओके, राइट. सो दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल ई से. I will represent it with the capital E. This is your modulus of elasticity or Young's modulus. Now, this Young modulus, it says it is the ratio of normal stress to the normal strain. Means this E is equal to normal stress to the normal strain. But the condition is कि आपने बॉडी पे जो लोड लगाया है, that load should be within the elastic limit. हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया मटेरियल तो आपका प्लास्टिक जोन में पहुंच जाएगा, वहां परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे, राइट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यंग्स मॉडुलस, देन दिस शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट. नाउ ये जो यंग मॉडुलस है, ये हुआ आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और यू कैन से द नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन. ओके, एंड इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. क्यों? क्योंकि ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि पैटर्न ऑफ लोडिंग पे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. नाउ दिस यंग्स मॉडुलस, दिस इज योर फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट. ये हम इलास्टिक कांस्टेंट्स जो हमारे हैं ई, जी एंड के, उसमें से पहला है आपका यंग्स मॉडुलस ई. दिस इज योर फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट. इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं और यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से. दिस इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड दिस जी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेस मीन्स it is symbolized with tau, and shear strain means it is symbolized with gamma. Okay, so this G is equal to tau by gamma. This G, ये भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, and it will depend on the material. That's why this is also a property of a material, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट. बट यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए. ओके, जो फोर्स आपकी बॉडी पे लग रहा है, दैट शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल रिप्रेजेंट इट विद द कैपिटल K, and this bulk modulus K is equal to volumetric stress to the volumetric strain. इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि it is the ratio of uniform stress intensity to the volumetric strain, right? So I will say this is volumetric stress to the volumetric strain. This is sigma by epsilon V. Okay, so this is your bulk modulus. Now all these three elastic constants, that is E, G, K, ये तीनों elastic constants are applicable within elastic limit. हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये तीनों elastic constants elastic limit के अंदर applicable होते हैं, and all these three are the property of material. Okay, because they depends on the material itself. डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इन तीनों के बीच में हम अब रिलेशन मार्क करेंगे. सो देयर इज थ्री इक्वेशंस दैट गिव्स द रिलेशन. उसमें पहला रिलेशन है E is equal to 2G 1 plus mu. This is your first relation. Second relation is E is equal to 3K 1 minus 2 mu. This is your second relation. Third relation says E is equal to 9 kg by G plus 3K. This is your third relation. And the last fourth relation says that mu is equal to 3K minus 2G upon 6K plus 2G. ये चार रिलेशंस में से वेरी वेल नोन रिलेशंस हैं, एंड इन रिलेशंस को आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज दैट विल help you to analyze and to solve the numerical problems. Okay dear, so आज हमने स्टडी किया पॉइजन्स रेशियो,
हुक्स लॉ और वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे जो चैनल में मैंने मेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।